नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक हकीकत बयां कर रही हूं जो सुनने में कुछ काल्पनिक कहानी सी लगती है, पर है पूरी सच्चाई। हुआ ये, जब हमारे देश के मशहूर गायक रफ़ी साहब की मृत्यु हुई, तब हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया के उनके प्रशंसक आंसुओं में डूबे हुए थे। उनके जनाजे के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ साथ चल रही थी। कुछ लोगों को उनके अंतिम दर्शन का मौका मिला। एक नौजवान आगे आता है और जब माटी उठाने के लिए झुकता है, उसकी कलम उस कब्र में गिर जाती है। संयोग देखिए कि रफ़ी साहब के जाने के बाद इंडस्ट्री में उनकी आवाज़ को लेकर एक जो खालीपन आया, लोग एक नई आवाज़ तलाशने लगे और उस आवाज़ को वो इसी नौजवान में पाते हैं। और ये नौजवान बड़े फ़ख्र से लोगों से कहता है कि हो न हो, उसी कलम से रफ़ी साहब ने मेरी तकदीर लिखी। तो आइए मिलिए उसी भाग्यवान गायक से, यानी आज के हमारे मेहमान श्री शब्बीर कुमार साहब से। शब्बीर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो डीडी में। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो डीडी के जानिब से इस वक्त मुझे देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी दर्शकों को, मेरे चाहने वालों को मेरा यानी कि शब्बीर कुमार का नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और सभी को बहुत बहुत प्यार। शब्बीर साहब, आपकी आमद जो है वो तो बड़ी धमाकेदार हुई, इतनी बढ़िया हुई, फिर ऐसा तो क्या हो गया, आजकल आप हैं कहाँ, सुनाई नहीं दे रहे? बस ये सब समझे कि तकदीर के खेल हैं, और अगर मैं ही गाता रहता तो फिर दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए, औरों को भी मौका मिलना चाहिए था। बहरहाल फिर भी मैं ये कहूँगा कि मुझे अपने करियर में जो भी गाने मिले, जिन जिन कंपोज़र के गाने मिले, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपोज़र, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गीतकार, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे बैनर्स, तो ये यूँ समझो कि मुझे अपनी दामन से कहीं गुना ज़्यादा मुझे हासिल हुआ है, जो कि मैंने कभी तस्वुर नहीं किया था। इस लिहाज से अगर मेरे गाने अभी कम आ रहे हैं तो उसका मुझे हमगम नहीं है, लेकिन अनकरीब कुछ गाने मेरे अच्छे रिलीज़ हो रहे हैं। पर तकलीफ़ तो होती होगी कि इतने गाए और फिर अचानक? तकलीफ़ होती है, बेशक होती है, और फिर ख़ासकर जब चाहने वाले के इतने ढेरों ख़त आते हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आप शोज़ की वजह से या तो ज़्यादा बाहर रहते हैं, बॉम्बे से दूर रहते हैं, और आप शोज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप या तो आप फिल्मों में प्राइज़ ज़्यादा मांगते हैं, क्या करते हैं, तो लोगों के बहुत से चाहने वालों के सवाल आते रहते हैं। और इस वजह से बोलो कि हम जिस कैसेट में आपकी एक लाइन भी होती है तो हम वो पूरी कैसेट ख़रीद लेते हैं। क्या बात है। तो ऐसे चाहने वाले भी हैं, तो बड़ा तकलीफ़ होती है कि यार नहीं, मुझे मेरे चाहने वालों के लिए कुछ गाने और मिलने चाहिए, और मैं इन दिनों कुछ गा रहा हूँ और मेरे चाहने वाले ज़रूर खुश होंगे। बहरहाल सबकी दुआएं चाहिए। बिल्कुल। पर शब्बीर साहब, कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले एक दौर था जब गायकों की उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी, यानी काफ़ी अरसे तक लोग अपनी आवाज़ देते थे? अब ऐसा हो रहा है कि नए लोग कब आते हैं और कब निकल जाते हैं, जी, पता ही नहीं चलता। तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या होगा? ये भी बड़ा एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आज अच्छे अच्छे टैलेंट हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे प्रतिभावान गायक हमारे यहाँ इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पहले की बनिस्बत आज सिंगर्स की कोई पहचान नहीं बन पाती है। या तो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ अमूमन के अच्छा गाना आता है कोई, या तो भाई बड़ा अच्छा गाना है, अब किसने गाया है, क्या गाया है, ये ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देते, हालांकि देना चाहिए। जी जी। और जैसे कि पहले तो
रफ़ी साहब गाते हैं तो पता चलता था मुकेश जी, हेमंदा, बिल्कुल, मन्ना दा, बिल्कुल। तलत साहब, लता जी, आशा जी, गीता जी, जी। इन सब की, और किशोर दा, ये सब की आवाज़ें फ़ौरन पहचानने में आती थी। लेकिन आज कभी कभार मैं भी पूछता हूँ अपने बेटे से, बेटे ये किसने की, ये किसकी आवाज़ है? तो एक सवाल है ये, और मेरे ख़्याल से ये भी हो सकता है कि जब सिंगर पूरी तरह अपने कदम जमा लेता है इंडस्ट्री में, तो फिर इसकी एक अपनी पहचान बन जाती है। जी। अच्छा, आपके लिए फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। अच्छा मुंबई जी। से ही पहला फ़ोन है एनोक का। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं आंटी, मैं शबीर अंकल से पूछना चाहता हूँ हाँ जी। कि पूछो। उनका सिंगिंग इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई? अच्छा जी, बहरहाल मेरी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ऐसे हुई कि मैं यहाँ पर बॉम्बे में लाइव शो करने आया करता था। मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बड़ौदा गुजरात का रहने वाला हूँ, मैं वहीं पैदा हुआ। लेकिन रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद मुझे यहाँ पर शोज़ के लिए, लाइव शोज़ के लिए मैं आया करता था, और इस तरह उस शोज़ के ज़रिए मेरी एक पहचान बनी। लोगों ने जाना, इंडस्ट्री में पता चला कि भाई कोई शब्बीर कुमार नाम के सिंगर हैं जो स्टेज पे गाते हैं, और रफ़ी साहब की उनकी आवाज़ काफ़ी करीब है। तो इस तरह मुझे उषा जी ने बुलाया, उषा खन्ना जी ने, और मेरी आवाज़ सुनी वहाँ पर घर पर अपने सिटिंग रूम में, और फिर उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं आपको अपनी फ़िल्म में ज़रूर गवाऊँगी, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इस तरह मैं 1981 में फिल्म इंडस्ट्री में आया। जी। अगला फ़ोन पटना से है, आशुतोष का। हेलो आशुतोष। हेलो जी। जी, हमको शबीर कुमार से क्वेश्चन पूछना है। हाँ, सुन रहे हैं शबीर जी, पूछिए। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार आशुतोष जी। सर, हमसे पूछना है आपसे कि सबसे पहले फिल्म आप किस फिल्म के लिए गाना गाए थे, और आपके फेवरेट सिंगर कौन है, और आप संघर्ष का दौर कहाँ से आपने प्रारंभ किया, यही हमको जानना है। संघर्ष का दौर तो समझो कि 1965 से मैं कर रहा था, और 1967 में मैंने स्टेज पे गाना शुरू किया, और रहा मेरे फेवरेट प्लेबैक सिंगर्स तो मेरे आदर्श रहे हैं रफ़ी साहब, लेकिन मुकेश जी, किशोर दा, लता जी, आशा जी, जितने पहले के सिंगर हैं सभी मेरे चहीते रहे हैं। सभी से कुछ ना कुछ मुझे सीखना मिला है, सभी से कुछ ना कुछ प्रेरणा हासिल की है मैंने। अगला फ़ोन है अहमदाबाद से वीरेंद्र का। हेलो वीरेंद्र। हेलो। हेलो। हाँ, शबीर साहब से बात करनी थी अभी। हाँ, सुन रहे हैं शबीर साहब, पूछिए सवाल। हाँ, मेरा सवाल है हम्म हाँ कि उनकी आवाज कैसे ऐसे सुंदर रहती है, उनका राज बताइए। आपकी इस सुंदर आवाज़ का राज बताइए। वीरेंद्र भाई, केम छो तमे? हाँ जी, अब आपका सवाल है, आपने सवाल छे कि मेरी आवाज़ इतनी सुंदर क्यों है, तो मेरा ख्याल है कि आपके कान बहुत सुंदर हैं, जिनको क्या बात है। आवाज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये आपका प्यार है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपका ये जो प्रसिद्ध प्रोग्राम है एक शाम रफ़ी के नाम, जी, तो ये इंडस्ट्री में आने से पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, या इसके बाद आपने ये प्रोग्राम बनाया? इंडस्ट्री में आने से पहले, जी। रफ़ी साहब के इंतकाल के फ़ौरन बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ, और तकरीबन 1 साल तक मैंने इसके साथ काम किया, एक शाम रफ़ी के नाम। इसमें मनसुख जरीवाला ने ये शो अच्छा। अरेंज किया, उनके साथ 1 साल मैंने काम किया, और इस शो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, क्योंकि हम अमूमन ऐसे उस प्रोग्राम में गाने लेते थे जो आम तौर पे सुनाई नहीं देते हैं। जी। तो वो प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी की वजह ये थी कि इस प्रोग्राम में हमको रफ़ी साहब के वो गाने सुनने मिलते जो अमूमन नहीं सुनने मिलते हैं। तो भी हर शोज़ में हम कुछ नया नया करते रहते थे, और इस लिहाज से उसमें काफ़ी उस प्रोग्राम को मकबूलियत मिली। इस प्रोग्राम की हम आगे और भी बात करेंगे। ये फ़ोन ले लें, मुंबई से ही है, राजेश्वरी का। हेलो अच्छा। राजेश्वरी। हाँ जी। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार राजेश्वरी, कैसी हैं आप? जी, हम बहुत। हाँ जी, आप कैसे हैं? मैं मज़े में हूँ, आपके सामने हूँ। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है। जी एक्चुअली मेरा सवाल ये है जी। कि एक अच्छी गायकी के बेस में क्या जरूरी है ऐसे, कि ताकि हम उसे एक मंजिल बना के उसके आगे बढ़ते रहें,
और एक मेरा और भी सवाल है कि मीन्स आजकल जो सिंगर अपनी जगह नहीं बना नहीं सकते इंडस्ट्रीज में, 4 दिन आते हैं फिर चले जाते, किसी को पता नहीं चलता, तो उसका मेन कारण क्या है? पहला सवाल आपका जो है इसके लिए तो यही है कि अच्छा रियाज, अच्छा। ईमानदारी से किया और रियाज बहुत ज़रूरी होता है, साधना जिसको कहते हैं, जी। स्वर साधना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे कि आप बड़े बड़े सिंगर को, जो खासकर लता जी, आशा जी, और आज भी बहुत से सिंगर्स हैं ऐसे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। जी। और सबसे इसमें गायकी में इम्पोर्टेंट होता है भाव, जी। एक्सप्रेशन, अदायगी, कि आप गाए नहीं बल्कि ऐसा लगे कि आप बात कर रही हैं। ख़ासकर फिल्मी गानों में ये अदायगी और एक्सप्रेशन, हालांकि गायकी में भाव बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फिल्मी गाने के लिहाज से उसमें अभिनय, अदायगी, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। और आपका दूसरा सवाल क्या था? कि लोग आते हैं और निकल जाते और हैं, लोग पहचान आते नहीं हैं और पाते। निकल जाते हैं। हालांकि मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो कई कंपोज़र से बातचीत होती है तो बोले भाई कुछ नई आवाज़ चाहिए, हर बार नई आवाज़ ढूंढ रहे हैं, नए नए आवाज़ों के ऊपर कुछ प्रयोग हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नए को चांस मिल रहा है, अच्छी बात है। तो अब हर बार नए नए सिंगर आएंगे, फिर वो अपने कदम जमाने जाएंगे, उसके बाद दूसरा उसके ऊपर सिंगर आ जाएगा, वो अपने कदम जमाने की कोशिश करता है, तीसरा आ जाता है। तो वैसे ये एक है दौर है, एक आज के दौर की डिमांड है, इस लिहाज से शायद लोग अपनी पहचान नहीं बना पाते होंगे। जी। अगला फ़ोन है आपके लिए रायपुर से राहुल का। अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। पूछिए राहुल सवाल। हाँ शब्बीर साहब नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, हाँ बहुत जी। अच्छा। आपसे आवाज सुन के आपकी बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न था। हाँ फरमाइए। हेलो। जी हाँ फरमाइए। ये गायकी के मामले में आप रफी साहब को कितना करीब पाते हैं अपने? अच्छा सवाल है ये। जैसे कि आशा जी ने पहले बताया था कि रफ़ी साहब के बाद एक सूनापन आया और उसके बाद मुझे उनकी जगह पर बिठाया गया है, तो ये लोगों की बहुत अच्छी खूबसूरत गलतफहमी मेरे लिए है कि मैं रफ़ी साहब के बहुत करीब हूँ। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहते आया हूँ कि कहीं शब्बीर कुमार मिलकर भी एक मोहम्मद रफ़ी नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी मुझे जब उनकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी गद्दी के ऊपर एक अदना से सिंगर को बिठाया गया था और उससे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें की गई कि आप रफ़ी साहब का नेबल बदल है तो रफ़ी साहब की कमी को पूरी, लेकिन यहाँ कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। बहरहाल मुझे रफ़ी साहब के बाद आप लोगों ने सुना, पसंद किया और अपने सर आँखों पे बिठाया, दिल में जगह दिए, ये मेरे लिए बहुत अहम बात है। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है जैसे आपने कहा बहुत से शब्बीर कुमार मिलकर नहीं कर सके, वो अच्छी बात आपने कही, वो इतनी नम्रता से ये बात आपने कही, पर मुझे लगता है इंडस्ट्री में भी लोगों ने कोशिश की। आप हैं, अनवर साहब हैं, मोहम्मद अजीज़ उसी दौर में उसी तरह से गा रहे थे, जी। पर वो लोग भी कहीं पर वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके। क्यों लगता है आपको ऐसा, क्या हो जाता है? दरअसल जैसे कि हमारे ये फिंगरप्रिंट्स जो हैं कभी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। वैसे भी अगर आप किसी की आवाज़ के साथ किसी की आवाज़ की 100% अगर आप तुलना करने जाएंगी तो ये नामुमकिन है जी। क्योंकि सदियों में एक मोहम्मद रफ़ी पैदा होता है, एक लता मंगेशकर पैदा होती हैं, समझिए नहीं, और कोई किसी की जगह या कोई किसी का मुकाम नहीं ले सकता है। हाँ ये है कि हम किसी को आदर्श बनाकर, जैसे कि आप हिस्ट्री ले लें, सहगल साहब से लेकर उसके बाद मुकेश जी आए, बहुत से सिंगर्स आए, तो किसी न किसी को आइडियल बनाकर, आदर्श बनाकर वो आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने अपने मुकाम, अपनी जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई। अच्छा, अगला फ़ोन रांची से है आपके लिए, प्रवीण कुमार का। अच्छा हेलो प्रवीण। हेलो। हाँ जी। हाँ मुझे सबीर जी से बात करना था। हाँ जी कीजिए। नमस्ते सबीर जी। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आपको गायकी में आए हुए कितना साल हो गया और आपकी हॉबीज क्या हैं? गायकी में आए हुए मुझे 1981 में आया था मुझे, यानी समझिए कि आप
22-23 साल हो गए। 23 साल तो हो ही गए हैं। और गाने के अलावा मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट और ड्राइंग करना, पेंटिंग करना। और हाँ जी। हम लोग फिल्मों की तरफ चलें। जी। पहला गीत कब और कैसे मिला? जैसे उषा खन्ना जी ने मुझे जी। पहला मौका दिया, तो उन्होंने मुझे वादा तो किया ही था कि मैं तुम्हें कैसे भी करके गवाऊंगी गाना। तो उस वक्त ये था कि किसी भी सिंगर के लिए, जैसे आज बड़ा आसान हो गया है एंटर करना फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उस वक्त बहुत सालों स्ट्रगल करना पड़ता था गायक बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक गाना एक नए सिंगर को अगर जहाँ आपको मौका देना है तो इसके लिए आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, कैसेट कंपनी सबकी राय जाननी पड़ती थी। और जब राय होती थी तो उसको मौका मिलता था, क्योंकि क्या है कि कैसेट कंपनियाँ भी चाहती हैं कि भी नाम बिकता है जी। तो नामवर सिंगर होना चाहिए, गाने वाला नामवर होना चाहिए। तो उस वक्त बड़ी मुश्किल चढ़ान थी। तो फिर भी उषा खन्ना ने मेरे लिए गाना निकाला फिल्म तजुर्बा के लिए। उन्होंने प्रयोग किया कि भाई मौका दिया कि भाई ये आवाज़ को अगर स्क्रीन पे मौका दिया तो स्क्रीन पे कैसी लगेगी। तो उन्होंने 5 सिंगर थे, उसमें मुझे भी शामिल कर दिया। अच्छा। तो पहले गाने के वक्त पे मेरे साथ थे उस सुरेश वाडकर जी, जो कि बहुत मंझे हुए गायक हैं। जी। हेमलता जी थी, अमित कुमार थे जो छाए हुए थे। उसके बाद उषा खन्ना खुद थी और मुझे भी शामिल किया कि ये 5 के अंदर मैं चल जाऊंगा। शबीर साहब, ऐसा करेंगे, ये एक फ़ोन लेते हैं और इसके बाद हम आपसे वो गीत सुनना चाहेंगे आपका पहले वाला। अच्छा जी। तो ये है फ़ोन कटिहार से दिलीप कुमार का। कटिहार से दिलीप कुमार हाँ साहब जी। बोल रहे हैं। हेलो दिलीप जी। हेलो। हेलो हाँ दिलीप साहब, पूछिए हेलो सवाल। सबीर जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ सबीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दिलीप जी कहिए। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी। कि आप जो है इस स्टेज पर मतलब कैसे पहुँचे, आप इसके पीछे किनका हाथ है? आपकी सफलता का राज क्या है? सफलता का राज ये है कि मैं बाकायदा मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा एक होता है कि हर शख्स ज़िंदगी में एक एम्बिशन लेके चलता है कि एक मकसद होता है कि मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है। इस लिहाज से वो डॉक्टरी करना है तो उस मुताबिक पढ़ाई करता है, वकील बनना है या जो भी इंजीनियर बनना है, गायक बनना है, म्यूज़िक डायरेक्टर, एक्टर, तो तालीम बाकायदा लेकर आते हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर बनने आऊँगा। तो फिर भी मुझे मौका मिला। ये यूँ समझो कि मेरे माँ बाप के आशीर्वाद हैं और अब सब चाहने वालों की दुआएं हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा मौका मिला। हमारा गीत और थोड़ा पीछे खिसक गया। आगरा से फ़ोन है अच्छा। विजय का। हेलो। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। हाँ हेलो सबीर जी। हाँ जी हेलो, विजय सबीर जी। जी। हाँ विजय जी बोलिए। मैं आगरा से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं आपका कोई गाना सुनना चाहता हूँ। मेरा कोई गाना सुनना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो हम कहाँ से शुरुआत करें? वही उस गीत से जो पहली बार कोई तजुर्बा अच्छा का सा गीत। अच्छा सा गाना सुनाइए। अच्छा ही है जी, हर गीत अच्छा है। जो पहला सोलो गाना मैंने गाया था हाँ, वो शायद वो तो बेताब। ग्रुप गाना था, लेकिन एक उसके दूसरा गाना मुझे सोलो उषा जी। खन्ना जी ने दिया था। अच्छा। तो वो सोलो गाना मैं आपको सुना रहा हूँ जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हाँ। एक अकेला मन का पंछी टूटी आस लिए कब तक भूल गया मैं गाना, ओहो, मैं माफी चाहूंगा। बड़ी तो आगे सुरीली बहुत भूल। अच्छे गाने हैं, लेकिन मैं उलझा हुआ आप सब में कि आप पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल, अगला गाना बिल्कुल। ठीक से। आप लोग कार्यक्रम देखते रहिए, अभी तो बहुत से सुरीले गाने सुनते चले जाइएगा।
अब ये बताइए कि वो पहला पहला दिन रिकॉर्डिंग वाला कैसा था? था बड़ा मुश्किल, क्योंकि नया नया माहौल था मेरे लिए। जी। और 100-150 पीसेस ऑर्केस्ट्रा, आज तो अब ऐसे लाइव रिकॉर्डिंग नहीं होती है, लेकिन इतने सारे म्यूजिशियन जो बड़े बड़े दिग्गजों के साथ बजा चुके थे, बिल्कुल। तो वो भी मैं देख रहा था कि वो मुझे लाइव भी सुन रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ गाया और बजाया है। जी। तो वो कैसा महसूस करेंगे। और गाने में ज़्यादा रीटेक नहीं होना चाहिए, जल्दी टेक ओके हो जाए तो ये भी अच्छी बात होती है सिंगर के लिए। तो बहुत सी बातें दिमाग में, जब सिंगर माइक पे खड़ा रहता है तो आप उसके पांचों जहन लोग में- साथ थे उस समय? पांचों हाँ, सिंगर्स थे आप उस पांचों समय? सिंगर साथ थे। जी, मेरे जी। सामने सुरेश जी, हाँ। अमित थे, मेरे साथ में उषा जी थी जी। वगैरह सब, हेमलता जी थी, तो सब साथ में थे। तो उस वक्त ये बहुत कड़ा इम्तिहान होता है। हालांकि लोग समझते हैं कि गाना बड़ा आसान है, लेकिन गाना बहुत मुश्किल होता है। और अमूमन जैसे फिल्मी गाना हमको 3 मिनट के अंदर बहुत कुछ कहना होता है। बिल्कुल। तो बकौल किशोरदा ने कहा था कि एक गाना गाना एक बोतल खून देने के बराबर है। इतनी एनर्जी चाहिए। जी जी। अगला फोन है आपके लिए सांगली से, अच्छा जी। प्रदीप का। हेलो। हेलो। जी। हाँ मैडम, मैं महाराष्ट्र सांगली से प्रदीप पसारे बात कर रहा हूँ। जी प्रदीप। हाँ नमस्ते शब्बीर जी। नमस्ते प्रदीप जी, फरमाइए। हाँ सर, मैं और मेरे दोस्त आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा जी, मैं थैंक आपको यू। बहुत बहुत जी जान से चाहता हूँ। क्या बात है। मेरी जिंदगी में यही एक तमन्ना है कि आपसे मिलूं और आपके गाने के बारे में आपसे डिस्कस करूं। देखता अच्छा हूँ कि कब मौका मिलेगा, कब खुदा मेरे को मौका वो देगा। शब्बीर जी, मैं आपके गाने यहाँ लोकल प्रोग्राम में पेश करता हूँ। अच्छा जी। अगर आपकी अनुमति है तो मैं आपका कुली में का जो गाना है, कुली हाँ, पिक्चर हाँ। में आपने जो गाया है जी वो पेश करना चाहता हूँ। दो लाइन। बिल्कुल पेश करें आप, मुझे खुशी गाने के होगी। बाद मेरे को आशीर्वाद दीजिए वहाँ से। क्या बात मेरा है। आशीर्वाद आप सबके साथ है। अक्सर हाँ जी। नजर रोज आए मुस्तफा ढूंढती है, दयारे रसूले खुदा ढूंढती है। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। हता मेरे गम से समंदर का भी सीना, न थी मेरी किस्मत के देख मदीना, मदीने वाले। बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आईने के सामने बैठा हूँ। शबीर जी बहुत अच्छा बताइए, गाया आपने। हाँ। ये बताइए कि शबीर कुमार जिसने मोहम्मद रफ़ी के गीत गा गा कर अपने आप को एक गायक बनाया, इस मकाम तक पहुँचे, उस शबीर कुमार को यहाँ बैठे हुए कहीं किसी दूर दराज से एक व्यक्ति उनका गीत सुना रहा है और चाहता है वो शबीर कुमार बने, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस मेरे आशीर्वाद है आप। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इन चाहने वालों का आशीर्वाद है, मेरा इन चाहने वालों के लिए दुआएं हैं कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी जिस नाम से जानते हैं, सबको अपने मकसद में वो कामयाबी दे, वाह। सब तरक्की करें। अहमदाबाद से फ़ोन है आपके लिए, हाँ जी। सैयद का। हेलो सैयद हेलो जी। हेलो शब्बीर साहब। हाँ जी सैयद साहब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शब्बीर साहब जी, मैं भी ये ऑल्टे से लाइन ताल्लुक रखता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ शब्बीर साहब अच्छा जी। जी। मैं मेरे वालिद ने साहब ने जब रफ़ी साहब का यहाँ पे शो देखा था, अहमदाबाद जब आए थे वो, हाँ हाँ। जब आपसे फर्स्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी उनकी। अच्छा। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हाँ, हूँ। तो जब इसी वजह से मेरे को भी कुछ ये ऑर्केस्ट्रा लाइन में कुछ आगे वो करने का हैगा, जैसे कि हर सिंगिंग का भी मैं थोड़ा पार्ट करता हूँ। तो अगर अच्छा। मुझको कुछ आगे बढ़ना तो क्या करना चाहिए? हेलो। बस मेहनत, हेलो। जद्दोजहद, मेहनत, रियाज। हाँ रियाज, मेहनत, ये कीजिए आप, हाँ और ऊपर वाले पे यकीन रखिए, जी जरूर। तो
ऊपर वाला ज़रूर कामयाबी देगा। ये बताइए कि आपकी तुलना कब आपको लगने लगा कि उस हरफन मौला सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब से आपकी तुलना होने लगी है, कब वो एहसास आया? आशा जी, जहाँ तक तुलना की बात है तो वो जो जब भी तुलना करते थे तो वहाँ थोड़ा सा मैं डगमगाता था, क्योंकि क्या है, जैसे मैं स्टेज पर रफ़ी साहब के गाने गाया करता जी, था, जी। तो जो गाना मुझे स्टेज पे रिज्यू करना है होता है, तो मैं उस गाने को मैंने सुना, उसको तैयार किया, उसको फिर स्टेज पे गाया, लेकिन उसी गाने को मैं दोबारा सुनता था तो कुछ नई बात और पैदा होती थी, कुछ नई बात सुनाई देती थी। तो ये मतलब जितनी बार सुनता था उसमें से कुछ नई नई बातें पैदा होती थी। तो तुलना की जगह पे मैं इंडस्ट्री में यूँ समझो कि आप यकीन कीजिएगा कि बेताब के गाने तक मुझे यही था कि अभी इनको पता चल जाएगा कि आई एम नॉट क्लोज विथ रफ़ी साहब, इनको पता चल जाएगा, अभी पता चलेगा, अभी पता नहीं चला, अभी तक पता नहीं चला। तो इस कश्मकश में मेरा ये सफ़र काफ़ी दूर तक चला। जहाँ तक मैंने सुना है, मनमोहन देसाई साहब ढूंढ रहे थे अपनी फिल्म के लिए किसी रफ़ी की आवाज़, पहले शुरुआत वहाँ से हुई थी? जी जी जी। दरअसल मनमोहन देसाई साहब के बारे में जिक्र निकला है तो वो बहुत महान हस्ती थी, और दूसरी बात ये है कि बहुत सादगी थी उन शख्स में। उन्होंने मुझे बहुत मेरा हौसला बढ़ाया, और जब मुझे उनके बंगले पर बुलाया उन्होंने, उस वक्त मर्द का गाने की रिकॉर्डिंग की तैयारी चल रही थी। अच्छा। और वो मर्द का भजन था अमित जी के लिए, मैं अमिताभ बच्चन जी के लिए था, माँ शेरों वाली। तो उसकी सिटिंग उन्होंने अपने बंगले पे रखी, तो अनु मलिक साहब और हम सब मिलकर उनके बंगले पे गए। फिर उन्होंने मुझे लेकर अपने अलग रूम में लेकर गए, बताया, देख शब्बीर, बोले रफ़ी साहब की मेरे दिल में क्या जगह है और मैं उनका इतना दीवाना, इतना कायल क्यों हूँ, वो तुझे बताना चाहता हूँ आज। तो अपने ख़ास रूम में ले गए, जो मंदिर बनाया था उन्होंने। क्या बात है। हाँ। मंदिर में भगवान की मूर्त के साथ रफ़ी साहब की तस्वीर रखी हुई थी। मेरे रूम से खड़े हो गए? अच्छा। आप यकीन कीजिए कि इतना चाहने वाले उन्होंने मुझे, तो मैंने वही मनमोहन जी से कहा कि आप इतना रफ़ी साहब को चाहते हैं तो रफ़ी साहब के मुकाबले में आपने मुझे क्यों चूज़ किया। तो ये भी बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि इतने ज़बरदस्त पुजारी रफ़ी साहब के, इतने वो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मुझ पे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, है ना? हाँ जी। अच्छा, ये फ़ोन ले, ये बात आगे करेंगे हम। कोलकाता से फ़ोन है आपके लिए। हाँ जी। चौधरी जी का। हेलो। हेलो जी, मुझे सभी तुमसे प्रश्न पूछना था। हाँ पूछिए। हाँ चौधरी जी, केमन आछे? नमस्ते। नमस्ते, केमन आछे? ভালো আছি স্যার। ভালো আছি। तो सबीर जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। मुझे एक प्रश्न पूछना था आपसे। मैं भी गाना गाता हूँ। अच्छा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कि गायकी के लिए क्या गाना सीखना आवश्यक है या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किशोर कुमार जी कभी इस तरह से तालीम नहीं लिए थे, तो इसीलिए मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। गायकी के लिए तालीम लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई खूबसूरत बंगला या मकान या कोई, तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो गायकी का फाउंडेशन है कि क्लासिकल बेस, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्लासिकल जानना, रागदारी जानना, रियाज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और रहा किशोर दा जैसे सिंगर का सवाल, तो कभी कभार कुदरत ऊपर से इतनी आमद कर देता है कि वो कुदरती उनके गले में ऐसी बातें होती है, कुछ रूह ऐसी हो जाती है, वो कुदरती ऊपर से आमद होती है, वो गॉड गिफ्टेड होती है कि जो बगैर रियाज के इतना अच्छा खूबसूरत गा लेते हैं। तो किशोर दा और ये लोग उनमें से एक थे। जी। हम मनमोहन देसाई साहब की बात कर रहे थे। हाँ जी। वहाँ पहली सेटिंग जब हुई, तो मैं आता हूँ उसके पहले की फिल्म कुली में। कुली फिल्म जब बन रही थी तो ये तो तय था कि रफ़ी साहब गाएंगे सारे गाने, लेकिन ये फिल्म काम चल रहा था, तो उस दरमियान रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। तो फिक्रमंद हो गया कि मुझे तो रफ़ी साहब को ही गंवाना है, उन्हीं को गंवाना था।
और ये चल रहा था, इंतज़ार चल रहा था कि अब किससे गवाएं, किससे गवाएं, किससे गवाएं। तो ये उड़ती उड़ती खबर आई कि उषा खन्ना ने शब्बीर कुमार नाम के एक लड़के को गवाया है जिसकी आवाज़ रफ़ी साहब से बहुत करीब है जी। तो उस वक्त तो मैं अप एंड डाउन करता था, बड़ौदा टू बॉम्बे। अच्छा, तब बॉम्बे तक में शब्बीर कुमार मुंबई वासी नहीं हुए थे? नहीं, मुंबई वासी नहीं हुआ था मैं। तो मैं आता था, बड़ौदा चला जाता था। बड़ौदा एक बार मेरे पास बड़ौदा कॉल आई जी कि भाई, मैंने हेलो किया तो मैंने सामने से जवाब, भाई हेलो, मैं शब्बीर कुमार से बात करना चाहता हूँ। मैंने वो फरमाइए, कौन सा बोल रहे हैं आप? बोले मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। मैंने कौन लक्ष्मीकांत? बोले मैं लक्ष्मीकांत, प्यारे वाला लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। आप यकीन कीजिएगा कि क्या बात। उस वक्त मेरा क्या आलम होगा। तो मैंने बोला, एकदम हड़बड़ा गया मैं। तो मैंने बोला, फरमाइए सर, आपने मुझे कैसे याद किया? बोले आपसे ज़रूर मीटिंग करनी है और आप कल ही आ जाएं। तो इस तरह मैं बड़ौदा से रात की ट्रेन पकड़ के नेक्स्ट डे बॉम्बे आया और ढूंढते ढांढते मैं, बोले लोकल ट्रेन से आप विले पार्ले जाएंगे, विले पार्ले वेस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर 10th रोड पर उनका बंगलो है, पारसमणि। तो ढूंढते ढांढते मैं पहुँच गया वहाँ। तो वहाँ लक्ष्मी जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन अगर अब तक तो तुम रफ़ी साहब के गाने गाते रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई नया गाना मिल जाए तो तुम उसको कैसे गाओगे? क्योंकि वहाँ तो रफ़ी साहब का गाना गाने में तो ये है कि आपने रफ़ी साहब को सुना है और रफ़ी साहब ने साइन लाइन कैसे गाई है, अंतरा कैसे गाया, ये तो आपको गाइडेंस मिल जाती है उनको सुनकर। लेकिन नया गाना जब आपको मिलता है कि पूरा कोरा कागज़ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको रफ़ी साहब की उंगली नहीं मिलेगी, मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। माफ़ी चाहती हूँ शब्बीर साहब, काफ़ी देर से होल्ड कर रहे हैं, उड़ीसा से फ़ोन है, फिर हम ये बात करेंगे रामा राव का। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ पूछिए सवाल। हेलो हेलो रामा राव जी, आप अपना टेलीविज़न का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ रामा राव उड़ीसा से। हाँ शब्बीर जी नमस्ते। नमस्ते रामा राव जी। हाँ मैं ये मेरा सवाल है कि आप हिंदी के सिवा और कौन से लैंग्वेज में आपका है गाना है? और एक है उड़िया में कुछ है कि गाना आपका है तो जरा गा के सुनाइए। नहीं, मैंने उड़िया में भी बहुत से गाने गाए हैं। अच्छा। मैंने उड़िया गाए हैं, मैंने बंगाली में बहुत गाने गाए, मैंने मराठी में बहुत से गाने गाए, मैंने गुजराती बहुत गाने गाए, पंजाबी बहुत से गाने गाए, भोजपुरी, मेरे ख्याल से ये क्या है, हरियाणवी, कौन सी भाषा में नहीं गाए? नहीं गाए। हाँ, ये है कि अंग्रेज़ी में मुझे 2-3 लाइन गाने का मौका मिला। सिर्फ मैंने पुश्तू ज़बान में नहीं गाया है, या कुछ 2-3 हिंदुस्तानी ज़बान होंगी शायद, उसमें नहीं गाया, बाकी सारी ज़बानों में मैंने गाने गाए हैं। हाँ जी। कभी शब्बीर साहब आपको ऐसे लगा कि अगर मैंने रफ़ी साहब की आवाज़ में न गाया होता तो क्या तस्वीर होती? वो अगर मेरे आदर्श न होते, हाँ, तो ज़िंदगी कैसी होती? ये आपका सवाल बहुत लाजवाब है और मैं इसका जवाब कैसे दूं, लेकिन ये होता कि हर सिंगर के लिए कोई ना कोई आदर्श तो होना चाहिए। अगर नहीं था तो या तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करके आते, जैसे बहुत से गायक हैं जिनकी अपनी एक पहचान है, उसमें से सुरेश वाडकर भी हैं। ये तो या तो आप इतनी तैयारी करके आते जो कि कंपोज़र के कंपोजिशन को अच्छे से जस्टिस करते, उसको अच्छा इंसाफ करें, उसमें अच्छा भाव हो। तो बस बहुत सी बातें हैं जब आपके सवाल में। शब्बीर साहब आपने तैयारी की बात की, कितनी बार हम सामान्य तौर पर ये मान कर चलते हैं कि इस प्रोफेशन में आने के लिए अपनी वो तैयारी, यानी आपने भी कहा कि फाउंडेशन, बुनियाद मजबूत हो, है ना, कुछ ज्ञान हो संगीत का। पर मैंने सुना है कि कुछ संगीतकार ये चाहते हैं कि नहीं, आपने क्लासिकल संगीत न सीखा हो तो अच्छा है, ताकि हम जैसे चाहते हैं आपको उस तरह मोल्ड कर सकें, आपको उस रूप में, आकार में ढाल सकें। तो ये सच बात है, ऐसा लोग कहते हैं? ये तो मैं खैर आपसे सुन रहा हूँ। बाकी जहाँ तक आवाज़ मोल्ड करने का सवाल है, या आपका मनचाहा रिजल्ट आप सिंगर से निकलवाना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी वहाँ बहुत ज़रूरी होती है। वर्सटैलिटी के लिए भी आपका क्लासिकल बेस होना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि ज़िंदगी के कई मोड़ हैं, कई मोड़ पर कहीं कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ता है, और फिल्म के ज़रिए कि फ़िल्म जो है समाज का दर्पण है, आईना कहलाता है। तो हमको फिल्म के माध्यम से, गायकी के ज़रिए, अभिनय के ज़रिए उन मोड़ को, उन रंगों को ये करना पड़ता है, साकार करना पड़ता है, उसके साथ जस्टिस करना पड़ता है हर मूड के साथ। तो वो तभी हो पाता है कि हम पूरी मुकम्मल तैयारी करके आए हैं। बाकी ऊपर वाले जिसको नवाज दे तो वो नुक्ता नवाज है, नुक्ता मीन्स ज़र्रा, ज़र्रा नवाज है, जैसे कि मुझे नवाज दिया। तो आप देखें बहुत बड़ी मिसाल है। ये आपकी विनम्रता है, आपके ऐसे। अगला फ़ोन है आपके लिए जमशेदपुर से। अच्छा जी। हेलो जी, पूछिए सवाल। हेलो जी। हाँ हाँ, सब्बीर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं टाटा से बोल रहा हूँ, जमशेदपुर से। हाँ फरमाइए। मुझे पूछना है जब आप रफ़ी साहब का इंतकाल में गए हुए थे जी। यादव साहब, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए। यादव साहब। और आपका मेरी पेन और घड़ी, आपका घड़ी और पेन उनका इंतकाल में जो उनका कब्र में गिर गया था, और प्लस जो गाना आप रफ़ी साहब हाथी मेरे साथी में जो गाना गाया, वो गाना थोड़ा हमको सुना दीजिए आप। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। गाना वो सुनना चाह रहे हैं, हाथी मेरे साथी का कौन सा, कोई खास बात है? नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रह। अच्छा जी। जॉन्टी का। हेलो जॉन्टी। हेलो नैना जी, नमस्ते। नमस्ते जी, पूछिए। सभी जी नमस्ते। नमस्ते जॉन्टी जी। सभी जी। हाँ जी। आपका ये अभी आने वाली फिल्म कौन सा है? आने वाली फिल्म अन्नू मलिक साहब के साथ मैंने अभी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। हाँ। दिल ढूंढता है और कुछ और भी फिल्में हैं। अभी रिसेंटली आन में भी गाना था, आवारा पागल दीवाना में मेरा गाना आप लोगों ने पसंद किया, जो मैंने और अदनान सामी ने गाया था। और इस्माइल दरबार का भी मैंने इन दिनों गाना गाया है। अच्छा। हाँ जी। और कुछ और भी। हाँ जी। आपके गाने में से कौन सा फिल्म आपके सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? मुझे तो सारे गाने अच्छे लगते हैं, इसलिए कि सारे अच्छे अच्छे महान कंपोज़र ने गाने बनाए हैं। बड़े बड़े कंपोज़र के साथ गाने का मौका मिला, बड़े बड़े गीतकारों के साथ, बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बैनर्स के साथ, तो सारे गाने ही अपने आप में अच्छे हैं। ये बात और है कि मैंने उसके साथ कितना इंसाफ किया ही, ये आप जानते हैं बेहतर। शबीर साहब, ऐसे नहीं लगता कि एक अच्छा गीत मिलना, वो भी किस्मत चाहिए, अच्छा कंपोज़र आपको मिले, बढ़िया गीत आपको मिल जाए, उसके लिए भी तो किस्मत चाहिए। नहीं बिल्कुल, बेशक अच्छी कंपोजिशन, अच्छा गाना मिलता है तो, क्योंकि बहुत सी मिसालें हैं कि जैसे कि अभी नौशाद साहब के एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि हब्बा खातून फिल्म का कोई गाना था, रफ़ी साहब ने गाया, और रफ़ी साहब गाया, उसके बाद फिर वो बरबस रो पड़े। तो नौशाद साहब उनके पास आए, कहा कि भाई रफ़ी साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? जी। और वो कुछ पेमेंट भी थी उनकी, लिफाफा भी था। तो बोले नौशाद साहब, मैंने बहुत अरसे के बाद अपने दिल का गाना गाया। क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा जी इसलिए भरा है कि मुझे बहुत अरसे के बाद अच्छा गाना मिला है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आज मुझे सुकून मिला है, मैं सुकून लेके घर जाना चाहता हूँ। वाह वाह। आपको पता है कौन सा था वो गीत? जानते, पता, याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन नौशाद साहब बता रहे थे कि गाना
तो ये सही बात है कि अच्छी कंपोजिशन से गायक की आवाज़ भी, गायक भी निखरता है, बिल्कुल उसको अंदर से उसकी तसल्ली मिलती है, इसको रूह को सुकून मिलता है। जी तो अच्छी कंपोजिशन बहुत मायने रखती है कंपोजर, सिंगर के लिए। जी जी। फिर आपके लिए उड़ीसा से फ़ोन है पवन का। अच्छा हेलो जी। हेलो। हेलो हाँ जी, पूछिए सवाल। हेलो शबीर जी। हाँ हेलो। जी पवन जी। हाँ शबीर जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी पवन जी। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ। हम आपका बहुत बड़ा फैन है जी। अच्छा, थैंक यू। जी जी। क्या जी, सवाल है आपका? आजकल आप क्यों नए फिल्मों में कुछ गाना फाना कुछ ऐसे नहीं आ रहे हैं? आजकल मेरी ज़िंदगी में एक स्पीड ब्रेकर आया हुआ है कि बहुत ज़रूरी होता है, तो अब मैं उससे, वो स्पीड ब्रेकर से थोड़ा निकला हूँ और कुछ नए गाने भी आपके पास आएंगे। और अब अगर मैं ही गाता रहूँगा तो फिर नए नए टैलेंट्स मुझे भी तो सुनना है ना आपके साथ साथ, कि अच्छी नई नई प्रतिभाओं को मैं सुनूँ कि कैसे कैसी आवाज़ें होती हैं, कैसे कैसे गाते हैं लोग। तो आपके साथ साथ मैं भी तो कभी ऑडियंस बन के उनको सुनता हूँ, तो मौके सबको मिलना चाहिए। शबीर साहब, मैं सोची थी हम इतनी देर से रफ़ी साहब की बात करें, ये बताइए कि रफ़ी साहब के गाए आपके कौन से पसंदीदा गीत हैं? ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। यह है कि कौन सा गाना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि हर गाने में कुछ न कुछ सीख है, हर गाने में कुछ न कुछ सीखना मिलता है। और जैसे रफ़ी साहब ने कहा था, ख़ासकर लता जी, आशा जी के साथ, कि वो उनके बारे में कहा था कि बहुत तैयार हैं दोनों। तो सारी दुनिया जानती है कि लता जी के गले में सरस्वती हैं, का वास है, और सब मानते हैं, हम दिल से मानते हैं। तो रफ़ी साहब कहते हैं कि जब मैं उनके साथ ड्यूएट गाता था, तो क्या माइक पर जाते वक्त जब रिहर्सल में गाते हैं तो वो मतलब वो जो फाइनल गाना होता है, वो सारी बारीकियाँ उस वक्त नहीं गाते हैं रिहर्सल के टाइम पर। जब टेक शुरू होता है फाइनल, उस वक्त वो कोई ऐसी जगह कह जाते हैं कि को सिंगर जो होता है, साथ में गाने वाला सिंगर होता है, वो हिल जाता है कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये तो इस कंपोजिशन में है। तो कई जगह ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे इम्तिहान होते हैं। तो रफ़ी साहब की एक अच्छा एक पैगाम है जिसको मैंने अपनाया है, कुछ हद तक मैंने कोशिश भी की, कि जब ऐसा लगता था कि यहाँ लता जी ने अपनी तैयारी से मुझे ओवरटेक किया इस गाने में, मेरे पे हावी हुई है वो, तो मैं कोशिश करता था कि मैं अगली ये जगह, कोई ऐसी जगह आए जहाँ मैं एक्सप्रेशन से भी उनको लेवल करूँ, मात दूँ या लेवल करूँ। तो अदायगी, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके तैयारी नहीं है तो कम से कम आप उन गाने में इतना भाव दें कि वो गाना पुर असर हो जाए। कोई ऐसा गीत समय याद आ रहा है? बहुत से गाने हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि गाने में बोलना बहुत ज़रूरी होता है। जी, ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि गाने में बोलना, हाँ, बस है ना, बातचीत करते हैं। बहुत खूबसूरत बात है ये। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा बहक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, बहुत खूब, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं,
नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला फ़ोन है इलाहाबाद से। हाँ जी। हेलो। हेलो जी हाँ अनिल साहब हेलो। पूछिए। हाँ हाँ हेलो सभी जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है सब ठीक है सर? हमने आपकी पिक्चर देखी कुली। हाँ जी। उसके सब गाने बड़े लाजवाब जी। मगर अभी एक श्रोता ने एक गाना गाया था, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। हाँ जी। ये हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं उसको। मैं अपनी आवाज़ में ज़रूर सुनाऊंगा, अनकरीब बहुत जल्दी आपको हाँ जी। सुनाऊंगा मैं। नहीं, अब मैं ये सोच रही थी कि अभी जब वो गीत गा रहे थे आप, हाँ जी। इतना बढ़िया लगा वो जो आपने बात कही, बात कहने वाली जी। वो यानी दिल से इंसान कुछ कह रहा है, सुरों में ढाल जी। रहा है। बहुत खूबसूरत बात है वो, सच में बहुत बिल्कुल। अच्छा आपको लगता अपनी है। बात मनवाना है तो जी। आप पूरी तरह से गायकी से नहीं बल्कि अदायगी से आप मनवा सकते हैं अपनी कोई बात। हाँ जी। मैं सोची थी शबीर साहब की अभी पिछले हफ्ते ही 31 तारीख को रफ़ी साहब की पुण्यतिथि, पिछले महीने 31 जुलाई जी, को है ना। जी, जी। तो हमारे पास दूरदर्शन में एक आर्काइव में बहुत पुरानी एक रिकॉर्डिंग है। हाँ तो जी। क्यों ना, जब इतने सुरीले आप साथ हैं और हम इतने रफ़ी साहब को याद करते रहे, तो दूरदर्शन की एक रिकॉर्डिंग हम दिखाएं अपने श्रोताओं को। हाँ, मैंने आशा जी मैंने आपका ये शो देखा था जो रफ़ी साहब का आपने लाइव रिकॉर्डिंग की थी। जी उसमें कुछ भजन भी गाए थे उन्होंने। जी। ओ जैसे दुनिया के रखवाले। दुनिया के हाँ, रखवाले। हाँ जी। देन वो भी था अपना मन तड़पत हाँ। हरिदर्शन का। तो आप देखें कि रफ़ी साहब के में जैसे कि आप कौम की बात जाने दीजिए, कौम और ये सारी ज़ात पात ये सब हमारे यहीं के बनाए हुए हैं, जी, बाकी जी। हम सब इंसान हैं। तो इसकी मिसाल है रफ़ी साहब कि आप देखें वो भजन गाते हैं तो ऐसा लगता है आप ये नहीं कहे कि कोई नॉन मुस्लिम गा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो ये मंदिर में सारी- बैठा हाँ। मैं आपको बताऊं, इसी प्रोग्राम में नौशाद साहब आए हुए थे। जी। उन्होंने यही बात की कि कंपोज करने वाला गैर हाँ हिंदू, जी। गाने वाला गैर हिंदू, पर आप वो और लिखने वाला गैर हिंदू। अब शबीर साहब ये बताइए कि आगे क्या योजनाएं हैं? पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अब आप ये मेरे साथ करके मेरे साथ आप बेइंसाफ़ी नहीं कर रहे थे आप सब। नहीं जी, ऐसी बात नहीं। वो देखिए तो कैसी रूह, आत्मा कैसी की वो पवित्रता ईश्वरीय है। आवाज़ है ये, बिल्कुल बिल्कुल। वो देन है। नहीं तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप भी खुशकिस्मत हैं हाँ, कि मैं लोग खुशकिस्मत आपको हूँ। वहाँ तक ले जाते हैं। कितनी किस्मत चाहिए इसके लिए साहब। कि लोग मेरी आसमान के साथ तुलना करते हैं, ये बहुत बड़ी किस्मत है, बहुत बड़ी किस्मत है। ये सबका बताइए प्यार आगे है। क्या हो रहा है अब आजकल? बस ये हो रहा है कि रिकॉर्डिंग चल रही हैं, शोज चल रहे हैं, रियाज चल रहा है और काफ़ी कुछ योजनाएं तो इंसान की बहुत सी होती हैं, लेकिन वही होता है जो ईश्वर चाहता है। जी। तो एक शेर याद आ रहा है मुझे, हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर हवा का क्या है ये मैं देखता नहीं। क्या बात है। तेवर तो बस- हवा का क्या है मैं देखता नहीं। बस तो हम चाहते हैं जी। कि ईश्वर आपके साथ यूं ही बना रहे और आपको ये मौके देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक शबीर यू साहब। वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना प्यार दिया है, ये चाहते हैं आपकी चाहत हमेशा बरकरार रहे, हमारे आपका बीच का प्यार हमेशा मजबूत रहे, बना रहे, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसके साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। क्या बात है। तो बताइए 1 घंटा आपको